हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशान चौहान। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अपनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करा, उसने टॉर्क का एक्सपीरियंस करा। उसी डेरिवेशन को फर्दर हम देखेंगे। देखिए ध्यान से, लास्ट हमने कहा था कैलकुलेट कर लिया था हमने, टॉर्क कैलकुलेट करा था कितना, पी क्रॉस ई। टॉर्क कितना कैलकुलेट करा था हमने, पी क्रॉस ई। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें हम। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डायपोल विद फील्ड ई व्हेन पी इज अलाइन विद ई द टॉर्क इज जीरो। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, देखो कैसे कैसे कहानी थी। सबसे पहले हमने क्या करा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया कुछ इस तरीके से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इसमें एक डायपोल प्लेस करा था माइनस क्यू प्लस क्यू। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, क्योंकि टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना पता होना जरूरी है। ये डिस्टेंस थी 2a और ये कितनी हो गई थी हमारी 2a साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्यू की तरह वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था, दैट इज प्लस क्यू ई। और इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था कितना, माइनस क्यू ई। ठीक है, नेट फोर्स कितना आ गया था हमारे पास, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। देन इस सिचुएशन में हमने क्या कैलकुलेट करा था, टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट करी थी, एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 2a साइन थीटा। ठीक है, q इंटू टू ए बन गया p, तो ये कितना बन गया था हमारा, पी ई साइन थीटा बन गया था हमारा। दैट मीन्स टॉर्क कितना आ गया था हमारे पास, पी ई साइन थीटा। या हम कह सकते हैं टॉर्क वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो कितना आ गया था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कितना आ गया था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एनसीईआरटी पे आते हैं तो हम देख सकते हैं टू वेक्टर इज इक्वल टू कितना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड ई व्हेन p is aligned with e the torque is zero। दैट मीन्स क्या हुआ, देखो ध्यान से, जब बोल दिया क्या कि जिस सिचुएशन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डायपोल की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा जीरो। और जब दोनों के बीच का एंगल जीरो बनेगा तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, जिसकी वजह से टॉर्क भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, द टॉर्क इज जीरो। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। हमने जो केस स्टडी करा उसमें यूनिफॉर्म फील्ड था, और हमने क्या देखा उस यूनिफॉर्म फील्ड में कि जब डायपोल को प्लेस करा देन उस सिचुएशन में नेट फोर्स तो जीरो हो गया आपका, केवल क्या बचा, केवल टॉर्क एग्जिस्ट करा। लेकिन अगर फील्ड नॉट यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, इन दैट केस द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इन एडिशन देर विल इन जनरल बी ए टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। और साथ साथ नेट फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं, और साथ साथ जैसे टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था वैसे टॉर्क अब भी एक्सपीरियंस करेगा। द जनरल केस इज इन्वॉल्व, सो लेट अस कंसिडर द सिंपल सिचुएशन व्हेन पी इज पैरेलल टू ई और एंटी पैरेलल टू ई। अब हम क्या सिंपल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि एक बार तो हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लेंगे और एक बार क्या लेंगे, एंटी पैरेलल लेंगे। इन आइदर केस द नेट टॉर्क इज जीरो। जब हम पैरेलल या एंटी पैरेलल लेंगे तो नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है। बट देर इज ए नेट फोर्स ऑन द डायपोल इफ ई इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन उसमें क्या लगेगा, नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, कब, जब पैरेलल होगा और जब क्या होगा आपका, एंटी पैरेलल होगा। तो आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्या है कंडीशन, देखिए एक बार तो हमने क्या कह दिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो ये डायपोल की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू इस तरफ और फोर्स ऑन माइनस क्यू इस तरफ। नेट फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ हुई, और डायरेक्शन ऑफ क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फील्ड। डायरेक्शन ऑफ क्या हुआ, इंक्रीजिंग फील्ड। सेम एज जब मैं इसके एंटी पैरेलल ले लूँगा, देखो यहाँ पर डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स किस तरफ हो गया, माइनस क्यू की तरफ, डायपोल की डायरेक्शन में। और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी जैसे पहले थी। दैट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं हम, फिगर 1.23 इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन इट इज इजली सीन दैट व्हेन p इज पैरेलल टू e। जब p क्या है, e के पैरेलल, मतलब ये वाला केस स्टडी कर रहे हैं हम। द डायपोल हैज ए नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। तो डायपोल का नेट फोर्स की डायरेक्शन भी किधर है, जिस तरफ फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। व्हेन p इज एंटी पैरेलल टू e, जब यहाँ पर एंटी पैरेलल है, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। तो उस समय नेट फोर्स किधर है, इंक्रीजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में। इन जनरल द फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू e। और जनरली हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, p और e के ओरिएंटेशन पे।
दिस ब्रिंग्स अस टू ए कॉमन ऑब्जर्वेशन इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा कॉमन ऑब्जर्व हमने क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था क्या कि एक चार्ज बॉडी को जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, रब करते हैं, तो उस सिचुएशन में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। देखिए आंसर क्या, ए कॉम रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ पेपर, द कॉम एज वी नो एक्वायर्स चार्जेस थ्रू फ्रिक्शन बट द पेपर इज नॉट चार्ज। दैट मीन्स क्या, जब हम ड्राई हेयर से कॉम को रब करते हैं तो कॉम चार्ज एक्वायर करता है, लेकिन वो पेपर के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या है, चार्ज नहीं है। व्हाट देन एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स, टेकिंग द क्लू फ्रॉम द प्रिसीडिंग डिस्कशन, द चार्ज कॉम पोलराइजेज द पीस ऑफ पेपर। दैट मीन्स क्या हुआ कहने का, हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज कॉम है वो क्या करता है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। ठीक, दैट इज द इंड्यूसेस नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दैट मीन्स क्या, ये चार्ज कॉम इन पेपर्स पर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कराता है, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, कॉम के कारण यूनिफॉर्म नहीं है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड मेक्स ए डायपोल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स ऑन इट, और इसी की वजह से क्या होगा, डायपोल पर नेट फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन दिस सिचुएशन इट इज easily seen that the paper should move in the direction of the comb, और हम क्या देखते हैं, जब नेट फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उस सिचुएशन में जो पेपर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे दो केसेस हैं, एक बार जब फील्ड कैसा है आपका यूनिफॉर्म है, और एक बार जब फील्ड कैसा है आपका नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म जब फील्ड होगा तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा आपका, जीरो। ठीक है, केवल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो कितना होगा, टॉर्क पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, कितना होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और इस सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म जब फील्ड होगा तो ना तो फोर्स जीरो होगा, फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ना ही क्या होगा आपका टॉर्क जीरो होगा। दैट मीन्स कहने का क्या हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में आपका फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा और टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। बाकी डिपेंडेंसी जो रहेगी वो किस पे रहेगी, ओरिएंटेशन पे। किस किस के बीच के ओरिएंटेशन पे, डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच के ओरिएंटेशन पे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ें। फिर आता है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो पूरी कहानी यहाँ पर इसमें दिखा रखी है, मैं इसको आपको जाइड बोर्ड पे क्लियर करके समझाता हूँ एक एक लाइन को इसकी जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ आते हैं जाइड बोर्ड पे। हम बात करेंगे इसकी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब क्या होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्यों जरूरत पड़ी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी बात कर लेते हैं पहले। अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। क्या मतलब है इनका, इनका मतलब है कि जब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स चार्ज क्या होंगे, रैंडमली अलग अलग पोजीशंस पर पड़े होंगे। चार्ज होंगे आपके रैंडमली अलग अलग पोजीशंस पर पड़े हुए होंगे। ठीक है, और जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, एक आइडियल शेप होगी, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, वो आपकी 3 डायमेंशन शेप, दैट इज ये शेप भी हो सकती है। दैट मीन्स क्या हुआ, वो लीनियर भी हो सकती है, वो सरफेस भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकती है। तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की केसेस में जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करना होता था तो हम क्या करते थे, किसी भी एक चार्ज को कंसंट्रेट कर सबके थ्रू लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स, और फील्ड कैलकुलेट करना है तो हर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करके उन सब का एडअप कर देते थे। दैट मीन्स डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम यूज करते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या यूज करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के केस में होगा क्या, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज तो होगा लेकिन तरीका उसका अलग होगा। यहां पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। यहां क्या यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इंटीग्रेशन क्यों, हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे पहले, और उस स्मॉल एलिमेंट के कैलकुलेशन के बाद टोटल का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इज इट क्लियर। तो डिस्क्रीट में क्या यूज करते थे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और
कंटिन्यूस के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं आपको फिर इसे डिटेल में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। तो जब डिस्क्रीट की बात आती है तो तीन तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीन तरीके से क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले केस बनता है इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों क्या होता होगा, पहले तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और ये मैंने कहा इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। लेंथ एल, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एल के इक्वल होगा। जहाँ चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, लेंथ की यूनिट होती है क्या, मीटर। तो यूनिट क्या बन गई, कुलाम पर मीटर बन गई। लेकिन अगर ये इसके थ्रू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट किया जाए तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के थ्रू आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, 1/4πε0, और साथ साथ कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो है नहीं, यहाँ तो क्या है, पूरी की पूरी रॉड है। तो ऐसे केसेस में हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं हम, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मान लिए हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा जिस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और जिस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डी एल। तो आप करेंगे क्या, आपके लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। आप यहाँ से डी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कितनी आ गई, लैम्डा इंटू डी एल। और फिर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 1/4πε0, और सिचुएशन क्या बनेगी, डी क्यू स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, 1/4πε0, और साथ साथ डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये स्मॉल चार्ज के लिए था तो फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल फील्ड होगा। देन आफ्टर क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करने के लिए हम बोथ साइड से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। इज इट क्लियर, एक बार फिर से बता देता हूँ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहती है कि अगर कोई लेंथ एल लेंथ की रॉड है, चार्ज उस पर क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगी। लेकिन इसके थ्रू अगर कोई फील्ड कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आपको तो पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कैलकुलेशन आती है, क्योंकि कुलाम्स ने बोला था कि कुलाम्स लॉ वैलिड इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, तो वो भी किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला आपका पॉइंट चार्ज के लिए। अगर कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, वो स्मॉल एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, लेंथ कितनी है, डी एल है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, डी क्यू अपॉन डी एल, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। फिर हमने वही स्मॉल फील्ड के लिए, स्मॉल चार्ज के लिए फील्ड निकाला, वो भी स्मॉल, और टोटल कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर देंगे इसका फिर इंटीग्रेशन, दैट इज डी ई एंड इज इक्वल टू 1/4πε0, और साथ साथ कितना आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देन आफ्टर इंटीग्रेशन जो भी कॉन्स्टेंट्स होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, बाकी टर्म्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड केस की तरफ आते हैं, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड केस इज, देखिए ध्यान से, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ध्यान से। अभी बोल दिया एक शीट है, मान लीजिए आपके पास ऐसी शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है ये, पॉजिटिवली चार्ज। और मैंने बोला कि इसका जो एरिया है वो एस है, और इस शीट पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, या फिर इसे ही क्या बोल देते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। सिग्मा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगी यूनिट, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर से वही कहानी, अगर इस शीट के लिए आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई फील्ड मेजर करना होगा तो आप टोटल एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं। देन इस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं स्मॉल एरिया जो है ये आपने कंसिडर करा, इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, और इसका एरिया कितना है, डी एस है। एरिया कितना है, डी एस है। तो उस सिचुएशन में सिग्मा कितना हो जाएगा आपका, डी क्यू अपॉन डी एस। कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस।
तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एस। अब अगर आपसे कोई फील्ड कैलकुलेशन के लिए बोले तो स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए फील्ड कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ कितना डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, सिग्मा डी एस रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं इसमें टोटल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ कितना आपका सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सिमिलरली हम किसकी बात करेंगे, सिमिलरली बात करेंगे हम किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। थर्ड केस कौन सा है हमारा, थर्ड केस है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहली चीज तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम है आपके पास, कोई क्यूब है आपके पास, ये आपका इस तरीके से क्यूब हो गया, और मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना है, v है, और इस पे चार्ज कितना है, q है, तो उस सिचुएशन में रो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इसके थ्रू कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इसमें एक स्मॉल एलिमेंट, मान लीजिए इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, और इसका वॉल्यूम कितना है, अगर मैं कहूँ डी वी, तो उस सिचुएशन में रो कितना हो जाएगा आपका, डी क्यू अपॉन डी वी, कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रो टाइम्स ऑफ डी वी, कितनी आ जाएगी, रो टाइम्स ऑफ डी वी आ जाएगी। फिर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ई इज इक्वल्स टू, चूंकि स्मॉल चार्ज डी क्यू है तो डी ई हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ कितना आपका डी क्यू अपॉन डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। और टोटल कैलकुलेशन के लिए पहले डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू रखेंगे आप रो डी वी, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, इजल क्या आ जाएगा आपका डी ई। एंड फर्दर फाइनल कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे। इस तरीके से तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी ने भी तीन चीज़ें बताई। पहली बताई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, रो इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन वो ऊपर है, देखिए ध्यान से, देख सकते हैं आप यहाँ पर, सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। ये स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या कि देखिए ध्यान से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस ये हो गया, यहाँ पे डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, लैम्डा डेल्टा एल के। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस ये हो गया, डेल्टा क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा टाइम्स ऑफ डेल्टा एस के। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, रो टाइम्स ऑफ डेल्टा वी के इक्वल आ गया। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये तीनों तरीके की चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ ली है, ठीक। नाउ थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ध्यान से, मैंने आपको फील्ड कैलकुलेशन बताया, मैंने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप और लिखोगे, अदरवाइज आप रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर से ही काम चल जाएगा हमारा, और उसका इंटीग्रेशन करके आप क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में एक प्रॉब्लम जरूर बनती है, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एक प्रॉब्लम जरूर बनती है, ठीक है। क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसे पढ़ाने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें एरिया वेक्टर और साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियन सरफेस के बारे में बताना पड़ेगा। उसे बता के देन हम फिर गॉस लॉ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।